अभी देखते हैं डीसी मशीन, ठीक है। तो इसमें जनरेटर और मोटर है, ठीक है। इसमें 2 वाइंडिंग होता है, एक फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग वर्किंग फ्लक्स बनाता है, और आर्मेचर वाइंडिंग जो रहता है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। जो डीसी मशीन होता है उसमें हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अल्टरनेटिव नॉर्थ साउथ ऐसे पोल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है पोल कोर हो जाता है, ठीक है। और ये जो रहता है ये पोल शू हो जाता है। दोनों हर डीसी मशीन में 2 पार्ट होता है, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। स्टेटर इज़ ऑलवेज स्टेशनरी पार्ट एंड रोटर इज़ रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। स्टेटर में आता है पोल, ब्रश, योक, फील्ड वाइंडिंग, इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग। रोटर में आता है आर्मेचर, कम्यूटेटर और शाफ्ट। तो ब्रश जो होता है वो स्टेशनरी होता है, ठीक है। और जो कम्यूटेटर होता है वो रोटेटिंग होता है। इसके बाद योक जो होता है वो 5/2 फ्लक्स को ये पाथ देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये ब्रश को याद करना है तो कि स्टेशनरी है या रोटेटिंग, तो बी में एस आता है, ठीक है। तो ये स्टेशनरी हो जाएगा। कम्यूटेटर में एस नहीं आता है, सो इट इज़ अ मूविंग पार्ट। लैमिनेशन जो होता है वो योक में नहीं रहता है, पर डीसी मोटर जब हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं तब लैमिनेटेड योक होता है, ठीक है। योक जो होता है वो कास्ट आयरन का बनता है फॉर स्मॉल रेटिंग मशीन, या फिर फैब्रिकेटेड स्टील का फॉर लार्ज रेटिंग मशीन। क्योंकि क्या है कि कास्ट आयरन जो होता है वो स्ट्रांग होता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं, एंड इसका कॉस्ट भी कम होता है, ठीक है। पोल जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का बनता है, ठीक है। इसमें सिलिकॉन 3 to 5% होता है। ये होता है इसका पोल कोर, और ये होता है पोल शू, ठीक है। पोल कोर, ऑन द पोल कोर फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस। पोल कोर में यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग प्लेस होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग होता है, और ऑन द पोल शू में कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्लेस्ड होता है। और ये जो पोल शू होता है ये लैमिनेटेड होता है, मतलब ऐसे ऐसे फिनिश के बना रहता है। जो पोल होता है, पोल आर्क, वो स्प्रेड आउट होता है फॉर यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एयर गैप, ठीक है। ये प्लेस करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को प्लेस करते हैं हम लोग पोल कोर में, यहाँ पर, ठीक है। ये कॉपर का बना रहता है, ठीक है। इन अ डीसी मशीन फील्ड वाइंडिंग इज़ कॉन्सनट्रेटेड। तो ये मशीन में हम कौन सा होता है, ये कॉन्सनट्रेटेड होता है। इन अ डीसी मशीन फील्ड वाइंडिंग इज़ प्लेस्ड ऑन स्टेटर। उसके बाद ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ प्लेस होता है, ये पोल शू पे प्लेस्ड होता है, ठीक है। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज़ करता है, ठीक है। और ऑल्सो ये कम्यूटेशन को इम्प्रूव करता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज रिमेन कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द आर्मेचर। वो आर्मेचर से सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। उसके बाद इंटरपोल वाइंडिंग जो होता है वो प्लेस्ड होता है बिटवीन द 2 मेन पोल एंड दे आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है। इंटरपोल आर टैपर्ड इन शेप टू अवॉइड सैचुरेशन इफेक्ट, ठीक है। और इंटरपोल जो होता है वो इम्प्रूव कम्यूटेशन करता है, बट ऑल्सो मिनिमाइज द आर्मेचर रिएक्शन। इंटरपोल इज़ ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज़। उसके बाद फिर ब्रश जो होता है स्टेशनरी पार्ट होता है, जो करंट को कलेक्ट करता है फ्रॉम द रोटेटिंग कम्यूटेटर एंड सप्लाई टू द स्टेशनरी लोड, ठीक है। तो कम्यूटेटर यहाँ पे रोटेटिंग होता है, याद रखना है। ब्रशेज जो होता है वो कार्बन का बना होता है लो रेटिंग में, और कॉपर ग्रेफाइट का बनता है लो वोल्टेज हाई करंट वाले रेटिंग में, ठीक है। सक्सेसफुल कम्यूटेशन के लिए क्या होता है कि ब्रश को एमएनए पे प्लेस करना चाहिए। ब्रश को किस पे, एमएनए पे प्लेस करना चाहिए, ओके। उसके बाद कम्यूटेटर क्या है, रोटेटिंग पार्ट है, मेडेड ऑफ हार्ड कार्बन कॉपर सेगमेंट विच आर इंसुलेटेड विथ माइका इंसुलेशन। उसके बाद जो फ्लेमिंग राइट हैंड टूल होता है ये जनरेटर में लगता है, ठीक है। जो थंब होता है वो रोटेशन का दिखाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाला पार्ट में देखेंगे तो थंब अगर हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो जो मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे देगा, ठीक है। और जो हमारा क्या बोलते हैं 4 फिंगर है, मतलब थंब के बाद वाला जो फिंगर है वो नॉर्थ टू साउथ ये फ्लक्स को दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस्ड का फार्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड वी, ठीक है। तो जब पोजीशन 1 होता है तो क्या है कि रोड कंडक्टर और फ्लक्स में यहाँ पे 0 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पर ई जो रहेगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब वो यहाँ पे आएगा एट पोजीशन 2, ठीक है, तो पोजीशन 2 में क्या है कि फ्लक्स ऐसे जा रहा है और कंडक्टर ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया, तो ये हाईएस्ट हो जाएगा। वैसे ही ये पोजीशन 3 में 0 हो जाएगा, और पोजीशन 4 पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सो ये ऐसा रहता है मोटर में। कम्यूटेटर कन्वर्ट डीसी टू एसी, सो इट वर्क्स एज अ मैकेनिकल इन्वर्टर। तो जो नेचर है वो क्या है, एसी है, ठीक है, पर इसको हमको डीसी करना है,
तो इसीलिए हम कम्यूटेटर यूज़ करते हैं। कम्यूटेटर वर्क्स एज मैकेनिकल रेक्टिफायर इन जनरेटर। तो ये होता है कम्यूटेटर, ठीक है। इतना पार्ट है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर सेगमेंट्स होता है, ठीक है। ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनता है, इसमें माइका इंसुलेशंस होता है बीच में, ठीक है। नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स। कम्यूटेटर इज़ ऑल्सो नोन एज इमेज ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग। उसके बाद जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्लॉट्स में, ठीक है। ये थिन सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन का बना हुआ रहता है, 0.35 to 0.5 mm। इट हैज़ स्लॉट्स ऑन इट्स आउटर पेरिफेरल। उसके बाद कंडक्टर होता है, एक्टिव लेंथ ऑफ वायर इन विच करंट विल फ्लो। उसके बाद फिर टर्न क्या होता है, टर्न जो होता है वो कंडक्टर डिवाइडेड बाय 2 होता है, T=Z/2। तो 2 कंडक्टर मिलके एक टर्न बनाते हैं। जैसे कि ये जो टर्न है इसमें 2 कंडक्टर हैं, ठीक है। बहुत सारे टर्न मिलके एक ठो कॉइल बनाते हैं, ठीक है। ईच कॉइल हैज़ 2 कॉइल साइड्स। एक कॉइल में 2 कॉइल साइड्स होता है। उसके बाद फिर कॉइल स्पैन या पिच क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल साइड्स इज कॉल्ड एज कॉइल स्पैन। उसके बाद फिर पोल पिच क्या होता है, जो पेरिफेरल डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पोल। ये 2 पोल है नॉर्थ साउथ, इसमें जो पेरिफेरल डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं पोल पिच। पोल पिच इज इक्वल टू स्लॉट डिवाइडेड बाय पोल और कंडक्टर डिवाइडेड बाय पोल। तो यहाँ पे जैसे ये 2 पोल है वैसे ही 4 पोल भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ। ये इसका हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर हो गया। अगर कॉइल स्पैन इज इक्वल टू पोल पिच है तो उसको बोलते हैं फुल पिच कॉइल। इसको डीसी मशीन में यूज़ करते हैं, मतलब कि 180 डिग्री वाला रहेगा। अगर कॉइल स्पैन लेस दैन पोल पिच है तो इसको शॉर्ट पिच बोलते हैं, एसी मशीन में यूज़ होता है। तो यहाँ पे भले ही ये 2 पोल वाला मशीन है या फिर 4 पोल वाला मशीन है, तो जो मैकेनिकल रोटेशन है वो तो 360 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब रोटेशन 360 डिग्री होगा। तो ये हो जाता है θm, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला में जब हम लोग डालेंगे तो θe जो रहेगा इन केस ऑफ 2 पोल, तो 2/2 ये कट जाएगा, तो 360 डिग्री हमको एक साइकिल मिलेगा। एक साइकिल 360 डिग्री का 2π तक का। पर वही अगर 4 पोल रहेगा तो क्या होगा कि 4/2 2 हो जाएगा, तो 720 डिग्री होगा। तो ये ऐसा होगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो पोल पिच इलेक्ट्रिकल जो रहता है वो ऑलवेज़ 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन जो पोल पिच मैकेनिकल होता है वो 180 डिग्री होता है इन 2 पोल मशीन, और 4 पोल में वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या है कि पोल पिच जो होता है एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स ऑफ द एडजेसेंट पोल होता है, ठीक है। इससे बताता है कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकर्स इन रोटर मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रिलेशन होता है θm और θe के बीच में, ठीक है। पोल पिच ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री होता है। तो और एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है कि जो यहाँ पे पोल पिच दिया हुआ है, तो 2 पोल में पोल पिच ये जो मैकेनिकल है ये 180 डिग्री है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर 4 पोल में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो पोल पिच 90 डिग्री है मैकेनिकल में। तो पोल पिच यानी कि मतलब डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट पोल ना, तो ये नॉर्थ साउथ में 90 डिग्री हो गया। तो ये जो वेवफॉर्म्स निकला हुआ है ये दोनों किसका है, θe का वेवफॉर्म्स है, मतलब साइकिल्स कितना है उनका। तो जो पोल पिच होता है वो ऑलवेज़ 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। ये पोल पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। कितना भी पोल का बना ले, θe इज़ ऑलवेज़ 180 डिग्री, ठीक है। और ये फार्मूला है। तो इससे मतलब पोल पिच इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का 2 अलग बन सकता है, ठीक है। या फिर वो जो θm और θe का है, जिसमें कि θm इज़ ऑलवेज़ 180 डिग्री, मैकेनिकल जो रहता है वो ऑलवेज़ 360 डिग्री होता है, क्योंकि वो पूरा गोल घूमता है, ठीक है। एंड यहाँ पर पोल पिच में 180 डिग्री ये हमेशा ये रहता है कांस्टेंट, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। उसके बाद फिर लैप वाइंडिंग, इसका फार्मूला B = F+W, इससे याद कर सकते हैं, BFW से। ये YW होता है वाइंडिंग पिच, ठीक है। फिर YF जो होता है वो होता है फ्रंट पिच, और YB होता है बैक पिच, ठीक है। तो रिजल्टेंट पिच जो रहता है YR = YW = YB - YF, मतलब कि ये जो YW निकल रहा है वो, तो B = F+W ऐसे याद कर सकते हैं इसको BFW से।
उसके बाद प्रोग्रेसिव वाइंडिंग अगर होगा तो B इज़ ग्रेटर दैन F, ये होगा प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ होता है, ये प्लस माइनस 2m का मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। अगर 1 होगा तो सिंप्लेक्स, 2 होगा तो डुप्लेक्स, या 3 होगा तो ट्रिप्लेक्स, ठीक है। वाई बी और वाई एफ जो होता है वो हमेशा ऑड नंबर होता है, ठीक है। वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ, यहाँ प्लस माइनस 2m, प्लस होने से प्रोग्रेसिव, माइनस होने से रेट्रोग्रेसिव। लैप पॉइंटिंग में क्या होता है कि बैक पिच और फ्रंट पिच कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं तो 0 हो जाएगा वो, नहीं तो। उसके बाद जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है A इज इक्वल टू MP होता है, M इज इक्वल टू 1 सिंप्लेक्स, M इज इक्वल टू 2 डुप्लेक्स, M इज इक्वल टू 3 ट्रिप्लेक्स। लैप पॉइंटिंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नॉट ओनली डिपेंड ऑन पोल बट ऑल्सो डिपेंड ऑन द मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। तो यहाँ पे P जो था एक्चुअली ये पोल था, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लैप में LAP है, तो ठीक है A इज इक्वल टू P हो जाएगा, पर ये इस पर मल्टीप्लिसिटी फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 4 पोल लैप मशीन है डुप्लेक्स, ठीक है। अगर बैक पिच यहाँ पे 17 है तो फ्रंट पिच कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ है, तो ये डुप्लेक्स है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैक पिच क्या था, 17 था, 17 माइनस वाई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 होगा वाई एफ का वैल्यू, एक होगा 17 प्लस 4 और 17 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस था। तो आंसर होगा 13 एंड 21 बोथ। उसके बाद फिर 4 पोल प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग है, ठीक है, डुप्लेक्स में। इफ़ बैक पोल पिच इज़ 17 फाइंड द फ्रंट पिच। तो यहाँ पे बोल दिया कि सिर्फ प्रोग्रेसिव ही होगा, तो यहाँ पे सिर्फ वो क्या लेंगे, प्लस वाले का ही वैल्यू लेंगे, +4 का, ठीक है। वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ, ठीक है। तो 17 माइनस 4 13, रेट्रोग्रेसिव यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि 4 पोल लैप वाइंडिंग है डीसी मशीन, देयर आर 40 कंडक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, ठीक है। तो 4 पोल है यहाँ पे, और लैप में हमको पता है कि जितना पैरेलल पाथ बनता है वो इक्वल टू पोल्स होता है, ठीक है। तो टोटल 40 कंडक्टर्स है, तो कितना हो जाएगा 40 कंडक्टर्स, अगर हम लोग 4 इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 कंडक्टर पर पोल्स हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट सिंप्लेक्स लिया है, तो यहाँ पे कि 4 पोल लैप वाइंडिंग डीसी मशीन है, 40 कंडक्टर है। इफ़ करंट पर कंडक्टर इज़ 5 एम्पियर, ठीक है। तो सीरीज़ में करंट सेम होता है तो ऐसे 5 एम्पियर ही जाएगा, ठीक है। एंड 4 वोल्ट, एक के अक्रॉस 4 वोल्ट है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। तो करंट पहले देखते हैं, करंट यहाँ पे 4 पाथ से आएगा, तो टोटल करंट हो जाएगा 20 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 4 वोल्ट है पर ये, और एक इसमें कितने हैं 10 कंडक्टर, तो वोल्टेज जो रहेगा वो यहाँ पे कितना होगा 40 वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि 6 पोल लैप है डीसी जनरेटर, देयर आर 120 कंडक्टर्स एंड द रेजिस्टेंस पर कंडक्टर इज 0.05 ओम। तो हमको टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो 120 कंडक्टर है, ठीक है। तो पर एक में कितना रहेगा 120 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे 20 कंडक्टर होगा, 20 में हम लोग 0.05 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 20 में जब 0.05 मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 को अब हम लोग जब 6 पैरेलल पाथ में ये करेंगे तो ये 1/6 ओम हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड मेथड क्या है कि यहाँ पे अगर निकालना है आर ए इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है पैरेलल पाथ है, तो यहाँ पे पैरेलल पाथ कितना था यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया क्योंकि लैप वाइंडिंग था। उसके फिर रेजिस्टेंस ऑफ 1 कंडक्टर 0.05 और फिर जेड कितना यहाँ पे 120 कंडक्टर्स है, तो इससे निकल जाएगा 1/6 ओम। एक्स जेड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। उसके बाद ये क्वेश्चन है 6 पोल लैप पॉइंट डीसी जनरेटर है, ठीक है। टोटल आर्मेचर करंट 12 एम्पियर है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 12 एम्पियर मिल रहा है, फाइंड द करंट थ्रू ईच। तो 2 एम्पियर होगा क्योंकि एक से इतना आ रहा है। तो उसके फिर 4 पोल लैप डीसी जनरेटर है, देयर पर 480 कंडक्टर्स एंड वैल्यू ऑफ टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 2.4 ओम, ठीक है। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच ये, तो ये फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2.4 ओम अगर पूरे का है, हमको यहाँ पे क्या निकालना है रेजिस्टेंस पर कंडक्टर निकालना है, तो एक्स निकालना है इंटू 480 कंडक्टर्स है, ठीक है। एक्स जेड बाई ए स्क्वायर से निकल जाएगा ये एक्स का वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है 4 पोल लैप डीसी जनरेटर, देयर आर 240 कंडक्टर्स, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज़ 3 एम्पियर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्मेचर पावर डेवलप्ड। तो यहाँ पे 240 कंडक्टर्स था, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकलेगा, यहाँ पे 3 एम्पियर जा रहा है तो 12 एम्पियर हो गया, 4 कंडक्टर है तो 4 ठो पाथ है, तो
और जो वोल्टेज है वो कितना है यहाँ पे 20 वोल्ट पर कंडक्टर है, तो 20 का वो कितना हो जाएगा 20 × 6 120, तो 1200, तो पावर जो रहेगा वो 14.4 किलोवाट। उसके बाद ये सब फार्मूलाज है रिवीजन के लिए। करंट थ्रू ईच कंडक्टर, टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस एक जेड बाई स्क्वायर, एक्स यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ईच वन कंडक्टर, ए पैरेलल पाथ, जेड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। एवरेज पिच क्या है वाई बी प्लस वाई एफ बाई 2। लैप इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल वाइंडिंग। लैप इज यूज फॉर लो वोल्टेज हाई करंट। नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, ब्रशेस पोल के इक्वल होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रशेस इक्वल टू पोल। इन दिस वाइंडिंग इक्वलाइजर रिंग इज़ यूज टू अवॉइड लैप में हम लोग इक्वलाइजर रिंग यूज़ करते हैं टू अवॉइड सर्कुलेटिंग करंट। कम्यूटेटर पिच का फॉर्मूला ये होता है वाई सी इज इक्वल टू प्लस माइनस एम, वाई सी इज इक्वल टू वाई डब्ल्यू बाई 2 या फिर वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 2YC, ठीक है। ये कम्यूटेटर पिच का है। इसमें भी सिम्प्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स होता है, और ये प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव होता है इसमें।